नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गिरफ्तार व्यक्तियों के हक के बारे में बताने वाले हैं। भारत के संविधान के तहत एक आरोपी व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। ये अधिकार सभी को दिए गए हैं, भले ही किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपराध के आरोपी व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार होते हैं। पुलिस किसी को मनमर्जी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे गिरफ्तारी के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाना होता है, वरना गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाती है, जिसमें पुलिस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो ये न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। ये तो थी गिरफ्तार हुए व्यक्ति के हक से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ बबीता झा जी। अधिवक्ता बबीता झा जी आरोपी के हक से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में आज हमें जानकारी देंगी। अगर आपका इसको लेकर कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आरोपी के कानूनी अधिकार क्या हैं, आज इसी को लेकर हम आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार किसी भी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के आखिरकार क्या कानून होते हैं, उसके मौलिक अधिकार आखिरकार क्या होते हैं। आज हमारे साथ ये बताने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत है बबीता जी आपका कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे हमने बताया कि आज हम किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार जो है कानूनी, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है, गिरफ्तारी के तुरंत बाद की जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या होती है? मैं इस प्रक्रिया को एक कॉमन भाषा में समझाती हूँ, जो आम बोलचाल की भाषा में है। कि जब कोई आदमी पहली बार अरेस्ट होता है तो जो पुलिस जो पहला काम करेगी, वो पुलिस कोई भी अफसर हो किसी भी क्राइम में हो, पहला काम करेगी उसका एक सीजर मेमो बनाएगी। सीजर मेमो में तो उसमें क्या क्या उसके पास मिला है, जो भी सामान मिलेगा उसमें से जो पहना हुआ कपड़ा है उसको छोड़कर सब बाकी सब कुछ पुलिस सीज कर लेगी। गवाह का दोनों के साइन होंगे। अगर उस सीरीज में कुछ इलीगल चीज मिला, लाइक वेपन या कोई ड्रग, इस टाइप का कोई चीज मिला, तो वो कोर्ट में इसको रखा जाएगा। जब जिसके कोर्ट में इसको प्रोड्यूस करना है इसको, उसी में वो चीजें भी रखी जाएगी। लेकिन बाकी चीजें जो भी हैं, जैसे घर की चाबी होंगी, पैसे होंगे, जेवर्स होंगे, ये सब चीजें उनको ऐसे संभाल कर हिफाजत के साथ रखा जाएगा, पुलिस की कस्टडी में रहेगी। अगर मिसप्लेस होता है तो पुलिस इसके लिए लायबल होगी। फर्स्ट ये होगा सीजर मेमो। फिर बनेगा अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो में क्या होगा कि पुलिस जो पर्सन अरेस्ट है उसके अरेस्ट का डेट और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोर्ट ऑफ लॉ दोनों में क्लियरली लिखा गया है। बिल्कुल कि दोनों चीज को ये मेंशन किया जाएगा, प्लेस, किस प्लेस से अरेस्ट किया गया है। थर्ड जो होगा, अगर वारंट केस है, वारंट पे तो उसको दिखाया जाएगा कि आपका अगेंस्ट ये वारंट है, वो चीजें उसको शो की जाएगी, जो उसको वारंट अरेस्ट वारंट होगा उसको रिटर्न में होता होगा। अगर नॉन वारंट है, बिना वारंट के उसको अरेस्ट किया गया है, इसका मतलब कोई सीवियर क्राइम किया है उसने, तब जरूरी नहीं है कि पुलिस उसको ये रिटर्न दिखाए, लेकिन ये बताना जरूरी होगा कि उसको किस केस में अरेस्ट किया गया है। उसके बाद चौथा स्टेप ये होगा कि उसे पूछा जाएगा कि उसके अरेस्ट के बारे में किसको बताया जाए। उसके फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड या कोई भी होगा जिसे नाम बताएगा, उसको देना जरूरी है इंफॉर्मेशन कि किसको अरेस्ट किया गया है, किस केस में किया गया, अरेस्ट करके कहाँ रखा गया है। ये सारी चीजें उस पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा। फिफ्थ होगा जो इसका स्टेज होगा, वो जिला में, हर जिला में एक होता है कंट्रोल रूम, वहाँ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए ये तो देखिए हम मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। जी मैम। बिल्कुल बबीता जी, हम चाह रहे हैं कि बारी बारी से हर सवाल का जवाब हम लें ताकि दर्शकों को भी बेहतर तरीके से समझ आ पाए। अगला हम आपसे सवाल और जानकारी ये लेना चाहते हैं कि जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है, कानूनी मदद से जुड़े उसके कुछ प्रावधान होते हैं, वो कौन कौन से उसके प्रावधान हो सकते हैं, किन प्रावधानों के अंतर्गत वो मदद ले सकता है?
एक कानूनी जो मदद है गिरफ्तार व्यक्ति के, वो भले इंडियन सिटीजन हो और नॉन सिटीजन हो, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अंदर में जीवन के अधिकार के अंदर माना है। यानी कि अगर कोई गरीब है और गरीबी के कारण वो एडवोकेट नहीं कर पाता है, उसको लीगल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ये उसके अधिकार का हनन है। इसलिए कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको लीगल जो एड प्रोवाइड करवाए। तो पहला जब व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसको ये पुलिस ही इन्फॉर्म करती है, बाद में मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करती है कि उसको उसका जो अपराध है वो जमानती है और गैर जमानती है। दूसरा उसको ये लीगल है कि अधिकार है कि जब उसका इंटरोगेशन होगा उस समय में या गिरफ्तारी के बाद कभी भी जब वो चाहे अपने पसंद के एडवोकेट से मिल सकता है। अपने एडवोकेट से मिलने के लिए उसको नहीं रोका जाएगा, उसको कानूनी सलाह ले सकता है वो। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जब तक पूरे प्रोसेस में उसका एडवोकेट प्रेजेंट रहे, लेकिन इंट्रोगेशन के दौरान उसका एडवोकेट वहाँ प्रेजेंट हो सकता है। तीसरा है कि ये हुस्न आरा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लीगल एड स्पीडी ट्रायल, हालांकि ये लॉ में नहीं है लेकिन कोर्ट के जुडिशियल डिसीजन में है कि स्पीडी ट्रायल भी मौलिक अधिकार है। अगर कोई अपराध नहीं किया है, एक अभियुक्त के रूप में ही कोर्ट जेल में वो बरसों रहता है, तो ये भी उसका अधिकार का हनन माना गया, जीवन के अधिकार का। इस तरह ये कानूनी अधिकार उसके लिए लाइफ के अधिकार में कोर्ट ने माना है और आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उससे प्रोटेक्टेड है, उसको ये मिलना ही है। और स्टेट की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है उसको ये राइट प्रोवाइड करवाए। चलिए, बिल्कुल ये उसके कानूनी अधिकार हैं। अब जमानत के क्या अधिकार होते हैं? अग्रिम और जो सामान्य जमानत है उसमें किस तरह के कानूनी अधिकार दिए गए हैं किसी भी आरोपी को? जी, सीआरपीसी का जो आर्टिकल 2 सेक्शन 2 है उसमें ये शेड्यूल बनाया गया है। एक ये जमानती है या गैर जमानती है, इसमें बेलेबल है, नॉन बेलेबल, दो कैटेगरी अपराधों की बनाई गई है हमारे कानून में। जो बेलेबल हैं उसमें छोटे मोटे अपराध होते हैं, पुलिस जब अरेस्ट करती है तो उसको बॉन्ड पर, पर्सनल बॉन्ड पर उसको फ्री कर देती है। केस चलता रहेगा लेकिन पर्सन फ्री रहेगा, जेल में नहीं रहेगा। लेकिन जो नॉन बेलेबल है उसमें पुलिस, उसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक रेगुलर बेल जिसे आप सामान्य बेल कह रही हैं, और दूसरा एंटीसिपेटरी बेल जिसे अग्रिम बेल कहते हैं, अग्रिम जमानत कहते हैं। ये दोनों ही नॉन बेलेबल हैं। तो बेलेबल में एज ए राइट मिलता है, नॉन बेलेबल में राइट नहीं मिलता है लेकिन कोर्ट चाहे तो बेल दे सकती है। तो उसमें कोर्ट से एप्लीकेशन देना पड़ता है कोर्ट में। कोर्ट विचार करती है अलग अलग आधारों पर, उसे लगता है कि इसको बेल दिया जाना चाहिए, जमानत दिया जाना चाहिए, तो दे देती है जी। फिर बॉन्ड वगैरह भर के, पर्सनल बॉन्ड, सिक्योरिटी या कोई सिक्योरिटी के साथ, जो विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी भरना होता है। जो अग्रिम जमानत है उसका मतलब ये, चलिए बबीता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, फिर से मैं चाहूंगी कि आप जुड़े हमारे साथ और बताएं हमें कि आखिरकार जिस तरह से भी आरोपी के जो कानूनी उसके अधिकार हैं उसको लेकर आखिरकार वो क्या कर सकता है, क्या उसके कानूनी अधिकार है, किस तरह से वो मदद ले सकता है। अब बबीता जी, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। चलिए, जुड़ेंगे आपसे एक बार फिर से और बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आरोपी के जो कानूनी अधिकार है वो क्या होते हैं। इस बीच अगर दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहें, जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में, जुड़कर जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपका सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। बबीता जी, अगला सवाल हमारा ये है, जब हम गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसकी मेडिकल जांच भी होनी कंपलसरी है कि उसकी मेडिकल जांच होए? इसके बारे में भी जरा बताइए। जी, ये कानून सीआरपीसी इसको प्रोवाइड करता है, ये एज ए राइट दिया गया है किसी अरेस्ट पर्सन को। तो उसकी 48 आवर के अंदर, गिरफ्तार होने के 48 घंटे के अंदर उसके मेडिकल जांच होगा। मेडिकल जांच दो एंगल्स होगा, दो तरह से ये अभियुक्त जो है, आरोपी है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। फर्स्ट ये है कि उस समय उसके बॉडी पर जो भी छोटे बड़े चोट, घाव, जो भी फिजिकल कंडीशन होगा वो डॉक्टर नोट डाउन करेगा।
अगर बाद में कस्टडी में उसके बॉडी पर कोई और भी चोट पाया जाता है, इसका ये होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि उसको कस्टडी में टॉर्चर किया गया है, पुलिस ने 3rd डिग्री जिसे बोलते हैं यूज किया है। तो उसको रोकने का, उसका टॉर्चर रोकने का ये तरीका है कि उसको चिकित्सीय जांच होती है, उसके मेडिकल जांच सारा लिखा जाता है। इसका दूसरा पर्पस भी है। दूसरा पर्पस ये है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसका मेडिकल एविडेंसेस होते हैं, लाइक मारपीट, चोट, या जो फिजिकल जिसमें अटैक होता है या सेक्सुअल अटैक होता है, इस टाइप के अपराधों में। तो अगर उस समय तुरंत ही अरेस्ट होने के तुरंत बाद ही उसका मेडिकल कर लिया जाए तो आगे ये टेस्ट यूजफुल होंगे। इसलिए 48 आवर के अंदर लॉ कहता है कि आपको, सीआरपीसी कहता है कि आपको ये कराना जरूरी है, किसी लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका टेस्ट कराना। जी जी। अब गिरफ्तारी के बाद कितने देर तक पुलिस हिरासत में रख सकती है, और जो उसकी समय सीमा की जब हम बात करते हैं तो समय सीमा के खत्म होने के बाद पुलिस की जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, वो क्या बनती है? और पुलिस को 24 घंटे का टाइम दिया गया है, इसमें रास्ते का टाइम नहीं इंक्लूड है कि आप 24 घंटे के अंदर ही, अब लॉ कहता है क्लियरली, ये सेक्शन भी, सीआरपीसी का सेक्शन भी कह रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 22 भी कह रहा है जी। ये दोनों के हिसाब से कि जब व्यक्ति अरेस्ट होता है उसके 24 घंटे के अंदर, जितनी जल्दी से जल्दी आप पॉसिबल है पुलिस के लिए, उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। एक मजिस्ट्रेट होता है जिसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो रात को भी जब कोर्ट ऑफ रहता है फिर भी वो रहता है ड्यूटी पे, तो उसके समक्ष ले जाना है और 24 घंटे के अंदर ही उसको आगे अगर कस्टडी लेना चाहता है तो उसको आगे के लिए उसको पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट से परमिशन लेना होगा। मजिस्ट्रेट अगर 15-15 दिन के लिए परमिशन देता है अगर उसके इंटरोगेशन के लिए जरूरी है, और ये 15 दिन का जो कस्टडी देगा मजिस्ट्रेट, इसलिए 14-14 दिन पे फिर से रिपीट करके लेते हैं पुलिस वाले। तो उसमें रीजन बताएगा कि किस रीजन से उसने कस्टडी दिया है, विदाउट रीजन के ये नहीं हो सकता, उसको ऑर्डर में रीजन उसको बताना होगा। तो पुलिस उसके बाद अपना कोर्ट के देख रेख में अपना इंट्रोगेशन कर सकती है। इसका पर्पस बस यही है, इसका भी पुलिस के टॉर्चर से अभियुक्त को बचाया जाए, इसीलिए 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के इंफॉर्मेशन में भी आ गया और मजिस्ट्रेट ने फिजिकली उसको देख भी लिया कि अरेस्टेड पर्सन है, उसके सेफ्टी के लिए ये नियम है। ठीक, अब हम इससे पहले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे थे, यानी कि असंज्ञेय अपराधों की बात कर रहे थे, तो इस मामले में जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसके हक क्या होते हैं? अगर कोई ऐसे हक के मामले में दोनों, अगर अरेस्ट है किसी भी रीजन तो उसका सेम ही हक होगा। जो लॉ संविधान ने दिया है, जो सीआरपीसी आईपीसी ने दिया है, वो सभी के लिए सीआरपीसी सब पर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट एक नियम है, अगर कोई इसमें नॉन कॉग्निजेबल में है तो उसको ये वारंट, जैसा मैंने पहले भी कहा है, वारंट दिखाने के लिए एज ए राइट डिमांड कर सकता है। जब मैं एज ए राइट बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि लॉ ने कहा है कि आपको ये अधिकार है कि आप अपनी गिरफ्तारी का जो वारंट है उसे देख सकते हो। आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप उसे पूछिए कि मुझे क्यों आप गिरफ्तार कर रहे हो, मुझे वारंट दिखाओ। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल है जी, तो उसमें बिना वारंट के भी पुलिस कर सकती है। उसमें उसको ये नहीं कह सकता है कि आपने मुझे वारंट नहीं दिखाया तो मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, ये उसको राइट नहीं होता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंसेस हैं। बबीता जी, कार्यक्रम में अब अगला सवाल हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आरोपी है उस पर केस जब पूरा हो जाता है तो केस पूरा होने के बाद उसके तब भी क्या कुछ अधिकार होते हैं? वो अधिकार कौन से होते हैं? जब केस पूरा होने का दो ही मतलब है कि या तो वो एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ सर। तो यहाँ पर इस स्टेज में अपील बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक्विटल के कंडीशन में भी कई बार सिचुएशन ऐसे बन जाता है कि अपील की जरूरत होती है, ये स्टेट को, अक्यूज को और जो विक्टिम है, तीनों को राइट होता है अपील करने का। तो एक्विटल, अगर अपील के लिए कई बार कोर्ट टाइम देती है कि आपको अपील करने के लिए इतना टाइम दिया जा रहा है, और जो अपील का लीगल टाइम है उस पीरियड में आप अरेस्ट नहीं करने से कई बार स्टे भी लगा देती है, कई बार सरेंडर करने का भी ऑर्डर होता है। अगर कन्विक्शन है तो, एक्विटल है तो अपील का फिर भी टाइम है। तो इसके बाद पहला इम्पोर्टेंट चीज एक्विटल होता है, सॉरी अपील होता है। दूसरा, इसमें कई ऐसे लीगल प्रोविजन इसमें यूज बहुत कम होता है कि अगर
गलत तरीके से उसको ट्रायल किया गया, गलत तरीके से फंसाया गया है। हालांकि कंपनसेशन का बहुत श्योर ऐसा नहीं है इसके लिए, विक्टिम इसके लिए, अक्यूज के लिए, लेकिन हाँ कुछ सिचुएशन में वो कंपनसेशन के लिए भी डिमांड कर सकता है। जी। लेकिन बेसिक जो उसका है अपील इस समय ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अगर सजा मिली है तो फिर सजा अपील का पीरियड खत्म होने के बाद वो अपना सजा जो भी जेल मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग पूरा करेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर हम बात करें महिलाओं की गिरफ्तारी की, तो उसके संबंध में किस तरह के दिशा निर्देश हैं? क्या किसी भी पुरुष की जब गिरफ्तारी होती है उससे बिल्कुल अलग होता है महिलाओं की गिरफ्तारी के जो रूल्स हैं? जी, थोड़े से डिफरेंस हैं। एक्चुअली गिरफ्तारी वर्ड जो है उसको कहीं लॉ ने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जनरली माना यह जाता है कि गिरफ्तारी का मतलब है कि किसी को पर्सन को उसके फ्रीडम से वंचित कर देना, उसका फ्रीडम जो है पर्सनल फ्रीडम वो खत्म हो जाता है, वो कहीं जा नहीं, मिलना जुलना, लोगों से जाना आना सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो इस काम के लिए पुलिस जो पुरुष होते हैं उसके लिए पुलिस को ये भी है कि उसको टच कर सकता है, मतलब फिजिकली टच करके उसको अरेस्ट कर सकता है। चाहे ओरल बोल सकता है, अगर जरूरत हुई तो अगर कोई भाग रहा है अरेस्ट नहीं हो सकता तो फिजिकली टच कर सकता है। लेकिन महिला के मामले में ये नियम है, ये गाइडलाइन है कि पुलिस जो पुरुष पुलिस वाले हैं वो उसको टच नहीं करेंगे, फिजिकली टच नहीं करेंगे, उसको कोई महिला ही करेगी। पहला ये है तो महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस अधिकारी किसी महिला को अरेस्ट करेगी। दूसरा गाइडलाइन ये है कि जो भी महिला जब अरेस्ट होगी वो रात के टाइम में नहीं होगा, मतलब सनसेट से लेकर सनराइज के बीच में महिला अरेस्ट नहीं होगी जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो उसे अरेस्ट करना। अगर इतना जरूरी है तो फिर उसको रीजन बताना पड़ेगा कि इस रीजन से मुझे रात अरेस्ट करना पड़ा है जी। तीसरा जो मेन डिफरेंस है कि अगर महिला प्रेग्नेंट है उस समय कोशिश किया जाएगा कि उसको नहीं अरेस्ट किया जाए, लेकिन अगर बहुत जरूरी है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन उसमें बच्चे की और माँ की सुरक्षा की पूरी ध्यान रखा जाएगा कि वो जो गर्भ में भ्रूण है उसको कोई नुकसान न हो, उसको इस टाइप से कोई नहीं रखा जाएगा, उसको पूरी केयर किया जाएगा उस बच्चे का। और अगर लेबर के दौरान किसी भी कंडीशन में किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये डिफरेंसेस है पुरुष में और आरोपी और महिला आरोपी के अरेस्ट करने में। चलिए, बिल्कुल। अब जेल में जो पारिवारिक मुलाकात होते हैं उसके बारे में भी बताइए, उसके क्या अधिकार होते हैं? जी, ये कैदियों को एक्चुअली आजकल जो अरेस्ट करते हैं, अभी जो हमारा थ्योरी है, जो इसे प्रिंसिपल होता है कि किसी को अरेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम उसको पनिश कर रहे हैं, उसके सारे सोशल कंसर्न खत्म कर दिए जाए, तब तो फिर वो इसी लाइफ में आगे भी जब भी वो जेल से निकलेगा फिर वही लाइफ रहेगा। कोशिश किया जाता है कि उसके जो सामाजिक और पारिवारिक संबंध है वो बने रहे, बिल्कुल, और वो अपनी गलती को फील करे और इस अपराध को दोहराए नहीं, ये मेन टारगेट होता है। इसलिए उसको अधिकार पहला तो वही हो जाता है, जब अरेस्ट किया तो किसी पर्सन को इन्फॉर्म करना है, लेकिन जेल के दौरान रहने के दौरान भी अपने परिवार वालों से, दोस्त से, जिसका वो नाम देगा मिलेगा। हाँ, इसके लिए रेगुलेशन बना सकती है जेल अथॉरिटी कि आपको इस टाइम में मिलना है, इस टाइप से मिलना है, लेकिन वो एक मिलने का जगह बनाएगी। अब बहुत सारे स्टेट ने फोन के थ्रू भी मिलने का कर दिया है, फोन पे बात करने का। जैसे दिल्ली में वीक में 1 या 2 बार फोन पे बात किया जा सकता है, हालांकि उसके लिए नियम कानून है, लेकिन है मतलब एज ए राइट ये अरेस्ट व्यक्ति को मिला हुआ है, वो परिवार वाले से बात कर सकता है, मिल सकता है। ठीक है। अब निजता का जो अधिकार है और गैर कानूनी तलाशी के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार हैं, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे? और ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा है, नॉर्थ ईस्ट के मामले में ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है, लेकिन इसमें सबसे जो बेसिक चीज है वो अरेस्ट इलीगल या लीगल। अगर वारंट होता है या अरेस्ट होता है लीगल तरीका, लीगल का मतलब जो लॉ ने प्रोवाइड कराया है। जहाँ नॉर्थ ईस्टर्न की बात है वहाँ पर तो लॉ ही इसको कह रहा है कि ज्यादा पावर दे रहा है, लेकिन जो आम तौर पर जो पूरे इंडिया में है, जो CRPC है, एक लॉ बनाता है, एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि आपको अगर किसी को अरेस्ट करना है तो ये प्रक्रिया अपनानी है, आपको ये काम करना है, उसको ये राइट है, वो राइट आपको देना है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो ये इलीगल कहलाएगा, डिटेंशन भी इलीगल कहलाएगा और प्रोसीजर भी। तो उस कंडीशन में जो है इसको राइट है कि अपने को सेल्फ डिफेंड करने का,
मतलब अगर इलीगल है, इसके मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि अगर गलत तरीके से प्रोसीजर का यूज करके किया गया है अरेस्ट, तो इसके लिए मुंबई हाई कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया था स्टेट पर। हाँ, लेकिन अगर तरीका गलत है, अगर तरीका सही है, प्रोसीजर का पूरा फॉलो किया गया है तो वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो सही होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जहाँ पर गलत तरीका भी है तो वहाँ पर सपोज कि मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्री हो जाऊंगी। तरीका गलत है तो पुलिस वाले जिसने मुझे अरेस्ट किया है उसको पनिशमेंट मिलेगा, बिल्कुल उस पर जो भी लीगल एक्शन है लिया जाएगा। हाँ, अगर मुझे गलत तरीके से डिटेन किया गया है तो हैबियस कॉर्पस का यूज करके मुझे कोर्ट में ये किया जा सकता है अगर है। लेकिन अगर मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया, इस कारण मैं ये नहीं कहूंगी, सपोज कि मुझे अरेस्ट करना है किसी अपराध के, किसी ने, मैं आरोपी हूँ, मुझे अरेस्ट किया जाता है और पुलिस वाला जो मुझे अरेस्ट करता है वो सादी वर्दी में है, मैं नहीं पहचानती, तो वहाँ पर जो लॉ आईपीसी ने जो मुझे प्राइवेट डिफेंस का राइट दिया वो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं। लेकिन अगर अरेस्ट उसने विदाउट शादी वर्दी में किया, ड्रेस में नहीं, यहाँ ये भी है कि उसको पुलिस वाला जो अरेस्ट करेगा वो प्रॉपर एक अपना नाम पदनाम लिखा हुआ बैच पहनेगा, जी बिल्कुल, अपने परिचय देने के बाद ही अरेस्ट करेगा। तो वहाँ तो उसने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। लेकिन इसके लिए मेरे पर जो केस है उस केस से मैं बरी नहीं हो सकती कि गलत तरीका था, गलत तरीका था तो पुलिस वाले को पनिशमेंट मिलेगा, उसके लिए केस मेरा जो था वो चलेगा। चलिए, बिल्कुल बबीता जी, आपने तमाम जानकारी बताई और बताया कि आरोपी के जो कानूनी अधिकार हैं वो क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।